फहीम एक मेहनती मगर गरीब लड़का था जो शहर के बाजार में अपनी रेहड़ी पर फल फरोख्त करता था। गुर्बत की थकन उसकी आंखों से झलकती थी और दिल हमेशा उदासी से बोझल रहता। वो दिल ही दिल में दुआ करता कि उसके घर के हालात सुनोर जाएं। रोजाना शाम को वो खामोशी से लोगों की चहल पहल को देखता रहता, मगर खरीदार कम ही आते थे। फलों की कम होती हुई फरोख्त ने उसे फिक्रमंद कर दिया था। एक रात जब वो शहर के पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था, अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो चौंक गया और जब उसने करीब जाकर देखा तो हैरान रह गया। उस पूरे वाकये को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बरौकत मिलती रहें। फहीम अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ एक किराए के छोटे से मकान में रहता था। तालीम मैट्रिक तक ही हासिल कर सका था क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। अब घर का बोझ उठाने के लिए वो फल बेचने पर मजबूर था, मगर हालात सख्त थे। पुराने शहर की एक मार्केट में वो रोज अपनी रेहड़ी लगाता था, लेकिन एक दिन वहां हालात बिगड़ गए और तमाम रेहड़ी वालों को वहां से हटा दिया गया। मजबूरी में फहीम एक सुनसान जगह जाकर खड़ा होने लगा जहां ज्यादा रिश्क नहीं होता था। वो एक बड़े दरख्त के साए में रेहड़ी लगाता था। तभी से शाम हो गई थी कि वक्त एक नकाब पोश लड़की रोज इसकी रेहड़ी पर आती, फल खरीदती और खामोशी से चली जाती। फहीम हैरान होता कि वो कौन है, रोजाना इतने ज्यादा फल खरीद कर कहाँ जाती है, क्योंकि वो कब्रिस्तान की सम्मत रवाना होती जहाँ के बारे में प्रासरार बातें मशहूर थीं। रफ्ता रफ्ता फहीम को इस लड़की में दिलचस्पी होने लगी। एक दिन जब वो लड़की आई तो फहीम ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी रोशन आंखें उठाकर कहा, मैं एक साया हूं। यह जवाब फहीम की समझ से बाहर था, लेकिन वो उसे खामोशी से देखता रहा। फिर एक शाम वो लड़की नहीं आई। फहीम बेचैनी महसूस करने लगा। उस दिन उसके फल भी न बखे और वो उदास होकर रात गए घर लौटने लगा। जब वो हस्बे मामूल कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, उसे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वो फौरन झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहां एक लड़की जख्मी हालत में जमीन पर बैठी थी। चेहरा ढांपा हुआ था, मगर जब उसने चेहरा देखा तो हैरान रह गया। वही लड़की थी जो रोज इससे फल खरीदती थी। लड़की ने रोते हुए इल्तिजा की, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं जख्मी हूं। फहीम ने उसे सहारा देकर उठाया और पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने इशारा किया, कब्रिस्तान के पीछे थोड़े फासले पर। मैं वहां अपनी माँ के साथ रहती हूँ। फहीम के दिल में खौफ जरूर था, मगर वो उसे उसके घर तक ले जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते हैं में उसने पूछा, तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई? लड़की ने दुखी लहजे में बताया, कुछ लोग मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे तंग करते हैं, मगर वो मेरे बारे में सच नहीं जानते। जिस दिन मेरा राज सब पर खुलेगा, लोग मेरा पीछा छोड़ देंगे। ये सुनकर फहीम सोचों में गुम हो गया कि आखिर इस लड़की का राज क्या है। जब वो इसके घर हो गया कि आखिर इस लड़की का राज क्या है। जब वो उसके घर पहुंचा तो वो जगह एक वीरान खंडर जैसी थी। एक ज़ईफ औरत बाहर आई जिसे देखकर फहीम खौफजदा हो गया। सुनसान रास्ता, वीरान मकान और उन अजनबी ख्वातीन की मौजूदगी ने उसके दिल में अजीब सा खौफ भर दिया। वो वहां से फौरन वापस जाना चाहता था। लड़की ने मुस्कुराकर फहीम की तरफ देखा, मगर उसने पलट कर नहीं देखा और तेजी से वहां से निकल आया, सीधा अपनी रेहड़ी के पास वापस चला गया। मगर जैसे ही फहीम अपनी रेहड़ी के करीब पहुंचा तो वो हैरान रह गया। जहां सुबह तक उसकी रेहड़ी खाली पड़ी थी और बासी फल रखे थे, अब वो रंग बिरंगे ताजा फलों, खास तौर पर सरख सीबों से भरी हुई थी। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो सोचने लगा कि ये फल कहां से आ गए और किसने लाकर रख दिए। फहीम उन फलों से भरी रेहड़ी के साथ अपने घर पहुंचा और अपनी मां के हाथ पर जेब में मौजूद चंद रुपए रख दिए। लेकिन उसका दिमाग बार बार इसी लड़की के ख्यालों में उलझा रहा जो वीरान खंडर नमा मकान में अपनी मां के साथ रहती थी। उसकी मां की खौफनाक शक्ल और उस सुनसान जगह का मंजर बार बार उसके जहन में घूम रहा था। अगली सुबह वो अपनी रेहड़ी लेकर शहर की मार्केट पहुंचा। हैरत अंगेज तौर पर इसकी रेहड़ी पर लोगों का हुजूम लग गया। चंद ही घंटों में उसकी सारी रेहड़ी खाली हो गई और उसकी जेब रुपए पैसों से भर गई।
ये उसके लिए एक खुशगवार हैरत थी। शाम ढले वो खुशी खुशी घर की राह लेने लगा, लेकिन कुछ फल बचाकर रख लिए थे ताकि वो लड़की और उसकी माँ को दे सके, क्योंकि वो आज भी उसकी रेहड़ी पर नहीं आई थी। जब वो कब्रिस्तान के सामने पहुंचा तो इन फलों का थैला उठाकर उसी पुराने खंडर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर हर तरफ खामोशी का राज था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गहरा अंधेरा उसका इस्तकबाल करने लगा। इस सन्नाटे में वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अचानक वही लड़की अंधेरे से नमूदार हुई। वो इस माहौल में भी रोशन सी लग रही थी। मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। फहीम ने वो थैला उसके हवाले कर दिया। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और उन फलों की जरूरत थी। अंदर आ जाओ। मगर फहीम का दिल न माना। अंधेरे में डूबा वो वीरान घर उसे खौफजदा कर रहा था। उसने बहाना बनाया, मैं फिर कभी आऊंगा, अभी मुझे जाना है। आज मेरे सारे फल पक गए हैं, मैं बहुत खुश हूं। लड़की ने धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब तुम्हें हर रोज ऐसी ही खुशियां मिला करेंगी। अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। उसकी ये बात सुनकर फहीम कुछ पल के लिए उलझ गया, मगर फिर वहां से तेजी से निकल गया। वापसी के रास्ते में उसकी नजर अचानक एक दरख्त पर जा पड़ी जो सर्ख सीबों से लदा हुआ था। यह दरख्त इस रास्ते पर पहले कभी नजर नहीं आया था। फहीम ने सोचा कि अगर वो इन सेबों को तोड़कर अपनी रेहड़ी पर रखे तो उसे अच्छा खासा नफा होगा। वो दरख्त पर चढ़कर जल्दी जल्दी सेब तोड़ने लगा और सारे फल अपनी रेहड़ी में जमा कर लिए। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी और रात का वक्त होने की वजह से वहां कोई मौजूद न था। फहीम की राह सिर्फ यही सुनसान रास्ता था जो उसके घर को जाता था। जब वो रेहड़ी को धकेलता हुआ आगे बढ़ा तो अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पायल की छन छन ने उसका दिल धड़का दिया। उसने मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई न था। कुछ कदम और बढ़ाने पर फिर वही आवाज गूंजी, लेकिन हर बार पलटने पर रास्ता खाली होता। इसी उलझन में वो अपना सफर तय करता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दिन भर की कमाई अपनी माँ के हाथ पर रख दी। उसकी माँ खुशी से चमक उठी और दोनों बहनें भी खुशी से झूमने लगी। भाई, लगता है अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, वो कहने लगी। फहीम ने जवाब दिया, हाँ, मुझे भी यकीन है कि एक दिन हम अपना खूबसूरत घर जरूर खरीदेंगे। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे फहीम सोचता रहा कि वो दरख्त पहले उसे क्यों नहीं दिखाई दिया। वो अक्सर इसी रास्ते से गुजरता था, मगर इन सर्ख सीबों का कभी जिक्र न था। अगले दिन फिर वो शहर की मार्केट में अपनी रेहड़ी लगाए खड़ा था। एक बार फिर लोगों का हुजूम उसकी रेहड़ी पर उमड़ आया। लोग सेब खरीदते जा रहे थे और तारीफों के पल बांध रहे थे। सब लोग पूछ रहे थे कि वो इतने अच्छे फल कहां से लेकर आया है। फहीम ने कभी किसी से ये जिक्र नहीं किया कि वो सर्ख सेब जो इसकी रेहड़ी को भर देते थे, दरअसल पुराने कब्रिस्तान के करीब एक प्रासरार दरख्त से तोड़े हुए थे। हर रोज की तरह आज भी उसकी रेहड़ी चंद घंटों में खाली हो गई थी और उसकी जेब नोटों से भर चुकी थी। मगर आज भी उसने कुछ सेब बचा कर रखे थे, वही जो वो उस लड़की और उसकी माँ के लिए ले जाना चाहता था, जिन्होंने उसकी जिंदगी में उम्मीद जगाई थी। मगरिब के साए गहरे हो रहे थे। फहीम जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ, रेहड़ी खींचता हुआ उसी सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। उसने रेहड़ी उस दरख्त के नीचे रोकी, चंद लाल सेब चुने और वीरान मकान की जानिब बढ़ गया। हमेशा की तरह घर स्याही में डूबा हुआ था, मगर वो लड़की जो जैसे अंधेरे में रोशनी की करण बनकर उभरती थी, दरवाजे पर आ खड़ी हुई। फहीम ने मुस्कुराकर उसे देखा। लड़की ने नरमी से कहा, तुम्हारे दिल में कितनी मोहब्बत है, तुम हमारे लिए हर रोज कुछ ना कुछ लेकर आते हो। फहीम ने जवाब दिया, क्योंकि तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिन सनोरने लगे हैं। तुमने कहा था मेरा नसीब वाकई बदल रहा है। उस पर वो लड़की धीमे से मुस्कुराई। फहीम ने सेब थमाए और अपनी राह ले ली, मगर जैसे ही वो वापस जाने लगा, दरख्त पर लगे सेबों की तादाद उसे मामूल से कहीं ज्यादा महसूस हुई। यूं लगा जैसे वो सेब खुद उसे पुकार रहे हों, आओ हमें तोड़ लो, अपनी किस्मत संवार लो। फहीम ने लालच में आए बगैर अपने दोनों हाथों से वो सेब तोड़ने शुरू कर दिए और अपनी रेहड़ी भर ली। उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। ये सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा वो कभी सोच भी नहीं सकता था।
अब ये रोज का मामूल बन चुका था। वो लड़की और उसकी माँ के लिए तहफे ले जाता और दरख्त से सेब तोड़कर अपनी रेढ़ी सजा लेता। लोग उसके सीबों के दीवाने हो गए थे और हर तरफ फहीम के फलों की मिठास का चर्चा था। लेकिन इस दरख्त का राज उसने हमेशा अपने दिल में ही रखा। एक दिन वो लड़की के लिए खास तौर पर कुछ तहफे लेकर निकला। सर्ख चूड़ियां, खुशबू की शीशी और चमेली के गुजरे। उसका दिल बेहद खुश था। मगर जब वह इस वीरान मकान पर पहुंचा तो वहां की सुन्नाटा उसे बेचैन कर गया। जितनी भी आवाजें दी, कोई जवाब ना आया। वो मायूस और उलझा हुआ वापस लौटने लगा। रास्ते में जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, रुक जाओ लड़के, रात के उस वक्त तुम कहां से आ रहे हो? फहीम ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसने सवालिया नजरों से फहीम को देखा और पूछा, ये चीजें तुम्हारे हाथ में कैसी हैं? फहीम घबरा गया मगर फिर बोला, मैं उस कब्रिस्तान के पीछे जो घर है वहां एक लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती है। मैं उनके लिए फल और ये तहफे लेकर आया था। बूढ़ा शख्स जोरदार कहकाहा लगाकर हंस पड़ा, फिर करीब आकर बोला, बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि वो घर बरसों से वीरान पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता? ये सुनकर फहीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उलझ कर पूछा, लेकिन मैं रोज इस लड़की से मिलता हूँ, उसकी माँ के लिए फल लेकर जाता हूँ, वही लड़की जिसने कहा था कि मेरी किस्मत बदल जाएगी। बूढ़ा संजीदगी से बोला, मैं उस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ, यहाँ की हर बात जानता हूँ। जिस लड़की से तुम मिलते हो वो दरअसल एक जननी है। सदियों पहले उसे कैद किया गया था। वो अपनी आज़ादी के लिए लोगों को अपनी चाल में फंसाकर इस्तेमाल करती है। ये सुनकर फहीम का दिल कांप उठा। वो बूढ़े की बातों पर यकीन करने को तैयार न था, मगर उसका दिल धड़कने लगा। गुरकन ने नसीहत की, अपनी जान की खैर चाहते हो तो दोबारा इस तरफ मत आना, इस रास्ते पर जिन्नात का बसीरा है। फहीम के हाथ से तोहफे गिर गए। वो दिल शकस्ता होकर घर की तरफ पलट गया। रास्ते में जब उसने दरख्त की तरफ देखा तो वो दरख्त भी गायब हो चुका था। अगली सुबह फहीम अपनी रीढ़ी लेकर शहर की मार्केट में पहुंचा। लोग बार बार आकर उससे मीठे सीबों का पूछ रहे थे, जो अब उसके पास नहीं थे। उनके चेहरों पर हैरानी थी, मगर फहीम के दिल में सिर्फ अफसोस। रात गए तक वो अपनी रेढ़ी के पास खड़ा रहा। वक्त जैसे रख गया था, लेकिन उसका दिल अब भी इस लड़की के राज को समझने की ख्वाहिश से भरा हुआ था। इसी सुनसान रास्ते से गुजरते हुए फहीम एक बार फिर रुक गया। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि वो देखे क्या वो लड़की अब भी उसी वीरान मकान में मौजूद है या नहीं। लेकिन जैसे ही ये ख्याल आया, उसे गोरकन बुजुर्ग की बातें याद आ गईं। उसका दिल डूलने लगा। उन्हीं सोचों में डूबा वो वापस घर की जानिब बढ़ने लगा। वो चंद कदम ही चला था कि अकब से पायल की मध्यम झंकार ने उसके कदम रोक दिए। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो हैरत के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी दरख्त के नीचे वही लड़की खड़ी थी। दरख्त पर लटके लाल सीबों की चमक अब भी उसे अपनी जानब खींच रही थी, मगर इस बार फहीम के दिल में अजीब सा खौफ समा गया। लड़की की आंखों में एक अनजान सी चमक थी। उसने सियाह लिबास पहन रखा था और चेहरा काले दुपट्टे में ढांपा हुआ था। इसके हाथों का इशारा वाज़ेह था। वो फहीम को अपनी तरफ बुला रही थी। फहीम जैसे किसी अनदेखे जोर से मजबूर होकर इसके करीब चला गया। इसने धीमे लहजे में कहा, मैं आज तुम्हारे घर गई थी तुम्हारे लिए तहफा लेने, मगर तुम नजर नहीं आई। मैं सच जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो? लड़की खामोश रही, सिर्फ नजरें उस पर जमाए रखी। फिर आहिस्तगी से बोली, क्या तुम उन मीठे सीबों की दौलत हमेशा के लिए चाहते हो? अगर हाँ तो मेरी बात सुननी होगी। फहीम ने उलझकर पूछा, कैसी बात? लड़की ने गहरी सांस ली। मेरा नाम फातिमा है। मैं इंसान नहीं, जननजादी हूँ। सदियों पहले मुझे और मेरी माँ को इसी दरख्त में कैद कर दिया गया था। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। फिर उसने राज अफशा किया, तुम्हारे वालिद ने बरसों पहले मेरी माँ की मदद करना चाही, मगर बदकिस्मती से वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके। मरते वक्त उन्होंने कहा था कि उनका बेटा एक दिन हमारा कैद ख़त्म करेगा। तब से मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। जब तुम्हें पहचाना तो दिल को सुकून मिला। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद फातिमा बोली, कब्रिस्तान से परे एक पहाड़ है जहाँ एक दरिया बहता है। उस दरिया का पानी और उसके किनारे अगने वाले मखसूस पौधे मेरी रहाई की कुंजी हैं।
तुम्हें वो पत्ते लाकर उस दरख्त पर दरिया का पानी छिड़कना होगा, तभी मैं और मेरी माँ आजाद होंगे। उसने मजीद कहा, तुमसे यह सब छिपाना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल साफ है। जैसे मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे लिए जज्बात रखते हो, इसीलिए तुम मेरी मदद करोगे। फहीम ने संजीदगी से सर हिलाया। तुमने जो भलाई मेरे साथ की, अब तुम्हारी मदद मेरा फर्ज है। मैं जरूर तुम्हें आजाद कराऊंगा। फातिमा की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारी मुंतजर रहूंगी। और फिर अचानक फजा में तहलील हो गई। अगले दिन फहीम बाजार न गया। वो सीधा इस पहाड़ की समत चल पड़ा। जब वो दरिया के पास पहुंचा तो वहां मनाजिर देखे जो फातिमा ने बयान किए थे। दरिया का शफाफ पानी और किनारा पर आगे मखसूस पौधे। वो पानी बोतल में भरने लगा और चंद पत्ते तोड़ लिए। वापसी के वक्त अचानक हुआ एक खौफनाक चेहरा वाला जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। जिन ने गर्जदार आवाज में कहा, ये पानी और पत्ते तुम्हें नहीं लेने दिए जाएंगे। इंसानों को यहाँ आने की इजाजत नहीं। फहीम ने हिम्मत करके कहा, मेरा मकसद सिर्फ एक मजबूर कैदी की मदद करना है। मैं फातिमा और उसकी माँ को आजाद कराना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन की आंखें नर्म पड़ गईं। उसने गहरी नजरों से फहीम को देखा और बोला, तुम्हारा इरादा पाक है, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ये कहकर वो लम्हों में गायब हो गया। रात के वक्त फहीम इसी दरख्त के पास पहुंचा। उसने दरिया का पानी दरख्त पर छोड़का और पत्ते दरख्त के नीचे दफन कर दिए। यकायक वहां रोशनी की लहर दौड़ गई। फजा में खुशबू फैल गई। एक मध्यम सी आवाज अभरी, मैं आजाद हो गई। फातिमा खुशी से रक्स करने लगी। उसका चेहरा दमक रहा था। फहीम एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। फातिमा ने आखिरी बार फहीम की तरफ देखा और कहा, अब मैं अपने कबीले वापस जा रही हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक तहफा छोड़े जा रही हूं। अब ये दरख्त तुम्हारा है। उसके मीठे सेब सिर्फ तुम्हें नजर आएंगे और सिर्फ तुम ही उन्हें पा सकोगे। ये कहते ही फातिमा फजा में तहलील हो गई। फहीम देर तक उस दरख्त को देखता रहा, जहां अब सिर्फ उसके नसीब के फल लगने वाले थे। इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि दिल से की जाने वाली मदद कभी रायगा नहीं जाती। फहीम ने एक मजबूर और कैद में मुब्तला मखलूक की मदद की, बगैर किसी लालच के, और बदले में उसे रिज्क, खुशहाली और इज्जत मिली। मोहब्बत अगर खुदगर्जी से पाक हो तो कुर्बानी का जज्बा जन्म लेता है। इंसान अगर दूसरों की तकलीफ को अपनी समझ ले तो वो वाकई इंसानियत के दर्जे पर पहुंचता है। हर मुश्किल के पीछे कोई राज और हर आजमाइश के पीछे कोई इनाम छिपा होता है। बस नीयत साफ और दिल सच्चा होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।